नर्सिंग विद अक्षत यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज हम एक विशेष सब्जेक्ट पे बात करने आए हैं। जैसे कि आप थंबनेल के माध्यम से देख पा रहे हैं, अडल्ट हेल्थ नर्सिंग पार्ट सेकंड, बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर पे बात होगी और बात होगी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर बात होगी। ठीक है, अडल्ट हेल्थ नर्सिंग अगर आप पहले अटैम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं, बैग नहीं लगाना चाहते हैं, तो आपको जो क्वेश्चन बताए जाएंगे इस वीडियो में वो आप करके जाएं। ठीक है, इसके साथ साथ हम आंसर राइटिंग पैटर्न की भी बात करेंगे। ठीक है, कि क्या होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर अडल्ट हेल्थ नर्सिंग पार्ट सेकंड के हम किन किन पॉइंट्स पे बात होगी आज की इस वीडियो के अंदर। यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चंस पे बात होगी, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस पे बात होगी और आंसर राइटिंग पैटर्न पे बात होगी। तो इन चार बिंदुओं पर आज हम बात करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अडल्ट हेल्थ नर्सिंग में सबसे पहले बात करें तो टोटल यूनिट है आपकी 12, और इस 12 में यूनिट फर्स्ट में बात करें डिसऑर्डर ऑफ ईयर के अंदर, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ओटैल्जिया, ओटाइटिस मीडिया, मिनार्स डिजीज़ और डीफनेस। आगे इसी बात करते हैं। तो डिसऑर्डर ऑफ आई के अंदर तो सबसे पहला आता है कैटरैक्ट, ग्लोकोमा, कंजक्टिवाइटिस और रेटिनल डिटैचमेंट। इसी कड़ी में आगे बात करें तो डिसऑर्डर ऑफ नोज एंड थ्रोट की बात कर लेते हैं, साइनोसाइटिस, टॉन्सिलाइटिस और एपिक्सटैक्सिस। इसके बाद यूनिट सेकंड है आपकी डिसऑर्डर ऑफ किडनी एंड यूरिनरी सिस्टम पर, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम, रीनल फेलियर, आपको एक्यूट और क्रॉनिक दोनों के बारे में पढ़ना है, एंड स्टेज रीनल फेलियर के बारे में पढ़ना है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद यूनिट थर्ड डिसऑर्डर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात कर लेते हैं, तो इनफर्टिलिटी के बारे में, फिमोसिस के बारे में, गायनेकोमेस्टिया के बारे में। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद बर्न जो आपकी यूनिट 4 है, इसके अंदर आपको बर्न के बारे में डिटेल के अंदर पढ़ना है। बर्न क्या होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ बर्न, फर्स्ट मतलब डिग्री के हिसाब से, ठीक है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री क्या होता है। ठीक है, फ्लूइड रिसक्सिटेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि रूल ऑफ 9 हो गया, पार्कलैंड फार्मूला हो गया, इनके बारे में, और स्किन ग्राफ्टिंग के बारे में आपको पढ़ना है। नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो हेड इंजरी हो गया, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया, सीजर हो गया, एपिलेप्सी, मेनिंजाइटिस, स्ट्रोक, सीवीए, ठीक है, एल्जाइमर एंड पार्किंसन, गुलियन बार सिंड्रोम, जीसीएस स्किल के बारे में पूछा जा सकता है और बेल पाल्सी के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर ये क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी प्रोसेस में आगे चलते हैं तो आपकी इम्यूनोलॉजिकल वाली चैप्टर के अंदर आपका HIV एड्स के बारे में पूछ सकता है और नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, बात करें नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद ऑन्कोलॉजी कि कैंसर में से क्या हो सकता है, तो वार्निंग साइन ऑफ कैंसर, TNM क्लासिफिकेशन, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, पैलिएटिव केयर और इन सिटु इन कार्सिनोमा के बारे में आपको पढ़ के जाना है। यूनिट 8 की बात करें डिजास्टर मैनेजमेंट में, तो डिजास्टर के आपको टाइप्स पढ़ने हैं, मेन, नेचुरल, ठीक है, मेन और नॉन मेड के बारे में, ठीक है, कॉज, प्रिंसिपल, ट्राइएज के सिस्टम के बारे में। ट्राई सिस्टम के अंदर आप जैसे ही ये पढ़ने को मिलेगा कि सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप किस पेशेंट को डील करोगे, ठीक है, उसके अंदर कलर्स होंगे और उसका डिजास्टर का मैनेजमेंट। इसके बाद मेडिकल लीगल एक्सपेक्ट के बारे में आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, नर्सिंग केयर ऑफ एल्डरली पेशेंट के बारे में बात करें तो आपको इसके अंदर रोल ऑफ नर्स एल्डरली केयर, जेराटिक नर्सिंग के बारे में पढ़ना है, कंसेप्ट ऑफ एजिंग के बारे में पढ़ना है और एज रिलेटेड चेंजेस क्या क्या देखने को मिलते हैं ये आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद मैं बात करूँ क्रिटिकल केयर यूनिट के बारे में, तो क्रिटिकल केयर यूनिट में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपके ICU के बारे में। ICU क्या होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या क्लासिफिकेशन होता है, कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं, क्या 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 स्टाफ होता है, नर्स पेशेंट का क्या रेशो होता है। ठीक है, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल पूछा जाता है ICU के अंदर कि क्या क्या इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल होते हैं। ठीक है, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। इसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पर नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट ऑक्यूपेशनल एंड इंडस्ट्रियल डिसऑर्डर, जिसके अंदर आपको सिलिकोसिस,
एस्पेक्टोसिस, ठीक है, रोल ऑफ नर्स इन इंडस्ट्रियल डिसऑर्डर के बारे में पूछा जाता है। इसके बाद अगर देखा जाए, अब हम बात कर लेते हैं स्टेप सेकंड, लॉन्ग क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमने बात की यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। अब लॉन्ग क्वेश्चन किन किन सिस्टम से बन सकते हैं, ठीक है, बताई जाएगी किन किन सिस्टम से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद ईयर, आई, नोज एंड थ्रोट। अगर आप PYQ देखें तो उसके अंदर ओटाइटिस मीडिया, ठीक है, बात करें यहाँ पर ओटाइटिस मीडिया के बाद टॉन्सिलाइटिस, ग्लूकैट्रैक्ट, ग्लूकोमा, तो इनके बारे में लॉन्ग क्वेश्चन, तो ये यूनिट में से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, बनने के चांसेस हैं। इसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद किडनी एंड यूरिनरी सिस्टम में से बन सकता है, जैसे आपका रीनल फेलियर हो गया, एक्यूट एंड क्रोनिक के बारे में पूछ लग सकता है। ये रीनल फेलियर में पूछ के आपसे एक्यूट रीनल फेलियर के बारे में पूछ सकता है, क्रोनिक के बारे में पूछ सकता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी कंडीशन, इसमें आपको पूरा कैंसर के बारे में पूछ ले, TNM क्लासिफिकेशन, स्टेजेस आप, और इसके बाद वार्निंग साइन वगैरह, और मैनेजमेंट, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी के बारे में पूछा जा सकता है। ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के बारे में पूछ सकता है, इनकी पैलेटिव केयर के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम, ये तो आपका इम्पोर्टेंट है ही है, जैसे स्ट्रोक पूछ लिया, एल्जाइमर, पार्किंसन पूछ लिया, तो ये इम्पोर्टेंट सिस्टम है आपका लॉन्ग क्वेश्चन। अब मान लो एग्जामिनर इन सिस्टम से न उठाकर अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपके लास्ट यूनिट में से उठा ले, जैसे कि लास्ट की जो यूनिट्स हैं आपके, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ, ICU हुआ, नर्सिंग केयर ऑफ एल्डरली हुआ, तो इनसे भी क्वेश्चन बना सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट पूछ सकता है कि क्या क्या डिजास्टर के टाइप होते हैं, क्या कॉज होता है, ठीक है, कि कौन से ट्राई सिस्टम होता है, क्या मैनेजमेंट रहता है। ICU के बारे में पूछ लेता है, ICU के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, कौन कौन से स्टाफ होता है, क्या नर्स पेशेंट रेशो होता है, और ICU के क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं, कौन कौन सी मेडिकेशन रखी जाती है वहाँ पर, तो सबके बारे में ऐसे पूछ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में। और नर्सिंग केयर ऑफ एल्डरली, जैसे कि जो एल्डरली पेशेंट होते हैं, जेनेटिक नर्सिंग जिसे अपन कहते हैं, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है कि एज रिलेटेड कौन कौन से चेंज देखने को मिलते हैं, क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं, क्या क्या डिजीज़ देखने को मिल सकती है, ठीक है, तो इनका भी ट्रीटमेंट में पूछा जा सकता है, रोल ऑफ नर्स पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर मेन सिस्टम है जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। अब बात करते हैं स्टेप थर्ड पर, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है ग्लूकोमा, ठीक है, बर्न और बर्न मैनेजमेंट, ये वो क्वेश्चन है जो PYQ में आपके बहुत बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। इसके बाद हेड इंजरी, इसके बाद टॉन्सिलाइटिस, क्राइसिस इंटरवेंशन, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, स्ट्रोक, मेनिंजाइटिस। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल, पैलेटिव केयर, ब्रेस्ट कैंसर, केयर ऑफ एल्डरली, ठीक है, इनफर्टिलिटी। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर थ्योरीज ऑफ एजिंग, द कीमोथेरेपी। ये वो क्वेश्चन है जो आपके रिपीट हुए हैं क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, PYQ को देखते हुए। इसके बाद मैं बात करता हूँ आंसर के राइटिंग पैटर्न पर। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो कैसे लिखना है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कैसे लिखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो कैसे। तो आंसर का क्या राइटिंग पैटर्न हो सकता है, तो सबसे पहले आपको लिखना है इंट्रोडक्शन। कोई भी डिजीज़ आती है तो सबसे पहले आपको उसका स्मॉल इंट्रोडक्शन लिखना है, केवल 1 से 2 लाइन का। फिर आपको डेफिनेशन लिखनी है कि क्या होता है, किस में डिफेक्ट करता है, ठीक है। इटियोलॉजी रिस्क फैक्टर के बारे में लिखना है कि किस किस वजह से हो सकता है। देखो, इटियोलॉजी तो होता है जो उसका एग्जैक्ट कॉज होता है कि इस वजह से ये बीमारी होती है, और रिस्क फैक्टर वो होते हैं जो इस बीमारी के रिस्क को बढ़ा सकते हैं, तो वो होते हैं इसके रिस्क फैक्टर, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी आपको हमेशा याद रखना, पैथोफिजियोलॉजी फ्लो चार्ट के अंदर लिखनी है। किसके अंदर लिखनी है? फ्लो चार्ट के अंदर लिखनी है, ठीक है। तो फ्लो चार्ट के अंदर हो गई। इसके बाद आपको लिखना है क्लिनिकल फीचर के बारे में, डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन के बारे में, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट आपको लिखना है, सर्जिकल मैनेजमेंट आपको लिखना है। सर्जिकल है तो सर्जिकल में हमको ऐसे लिखना है,
ठीक है, कि सर्जिकल है, जैसे कोई भी सर्जरी है डिजीज़ की तो उसके बारे में लिखना है कि इसके अंदर हम क्या क्या कर रहे हैं। इसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट, देखो इन नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग इंटरवेंशन और ये जो NCP है, इसमें बहुत से बच्चे ये कन्फ्यूज़ होते हैं कि लिखना कैसे है। ठीक है, तो नर्सिंग मैनेजमेंट में आपको ऐसे लिखना है। देखो पहले आपको सबसे पहले देखना है लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कि नर्सिंग मैनेजमेंट पूछा गया है, कि नर्सिंग इंटरवेंशन पूछा गया है, कि नर्सिंग केयर प्लान पूछा गया है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन में नर्सिंग मैनेजमेंट पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर, तो आपको करना क्या है मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको डायग्नोसिस लिखना है, उसके नीचे गोल लिखना है। ठीक है, गोल, और उसके 5 क्या लिखने हैं आपको, इंटरवेंशन लिखना है। क्या लिखने हैं, इंटरवेंशन। ठीक है, तो ये होता है नर्सिंग मैनेजमेंट का लिखने का तरीका। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, नर्सिंग प्रायोरिटी एक डायग्नोसिस लिखना है। मान लो कोई आप डिजीज़ लिख रहे हैं तो उसकी क्या सिम्टम्स को देखते हुए, उसके कॉज को देखते हुए, ठीक है, तो सबसे पहले आपको डायग्नोसिस लिखना है। ठीक है, उसके बाद उसका गोल लिखना है, टू रिड्यूस एंजाइटी, टू रिड्यूस न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस। ठीक है, तो एस के बारे में आपको लिखना है, टू रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्म, इसके बारे में ऐसे लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको इंटरवेंशन लिखना है कि आप उसको क्या क्या देने वाले हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट देने वाले हैं। तो ये होता है आपका इंटरवेंशन। ठीक है, अब मान लो आपको पूछा जाए केवल क्वेश्चन के अंदर नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग मैनेजमेंट नहीं पूछकर अब पूछ लिया नर्सिंग इंटरवेंशन, तो आपको सबसे पहले या 50 या 60 पॉइंट आपको लिखने हैं। कम से कम नर्सिंग इंटरवेंशन के 2 या 3 पेज तो होने ही चाहिए। उसके अंदर आपको क्या लिखना है, जैसे कि सबसे पहले आप पेशेंट की जनरल कंडीशन को देख रहे हैं, वाइटल साइन को असेसमेंट कर रहे हैं। ठीक है, उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री को देख रहे हैं। ठीक है, क्या क्या बीमारी है, तो उसको देखते हुए आपको पॉइंट लिखना है कि हमें फिर ये करना है, ये करना है, तो प्रायोरिटी वाइज होना चाहिए। ठीक है, एग्जामिनर का फोकस हमेशा डेफिनेशन, पैथोफिजियोलॉजी और नर्सिंग मैनेजमेंट इंटरवेंशन पे ही होता है। उस हिसाब से फिर आपको ये नंबर देता है। उसके बाद बात करें यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान, तो नर्सिंग केयर प्लान मैं मानता हूँ थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर आपको जैसे देखो 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, 2 मान लो नर्सिंग मैनेजमेंट का आता है और एक नर्सिंग केयर प्लान का आता है। अब मान लो आपको एक तो नर्सिंग मैनेजमेंट का क्वेश्चन आता है, दूसरा नहीं आता, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, नर्सिंग केयर प्लान वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो नर्सिंग केयर प्लान में आपको क्या करना है, पेशेंट की सबसे पहले लिखो हिस्ट्री, जैसे आप केयर प्लान बनाते हैं हिस्ट्री लिखो। उसके बाद आपको उसकी पास्ट प्रेजेंट जो भी आप लिखते हो वो, क्या कंप्लेन लेके आया है वो लिखना है। फैमिली हिस्ट्री का ट्री बनाओ। उसके बाद सीधा आप उसके वाइटल साइन, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट और उसका इन्वेस्टिगेशन लिखो, और 5 डायग्नोसिस बना के 3 या 2 टेबल बना दो बस, और लास्ट में हेल्थ एजुकेशन दे दो। तो ये होता है नर्सिंग केयर प्लान का। सिस्टमेटिक लिखोगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो आज हमने किस पे बात की, तो आज केवल हमने 4 बिंदुओं पे बात की, जिसके अंदर हमने देखा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में देखा, रिपीटेड क्वेश्चन के बारे में देखा, और आंसर राइटिंग पैटर्न के बारे में आपको समझाया। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।